हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के लिए अब अर्थशास्त्र वाला सेशन फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोगों की डिमांड के आधार पर ही सभी सब्जेक्ट कंटिन्यू होते हैं और आप लोगों के निष्क्रिय हो जाने के कारण ही दोस्तों हमारे सब्जेक्ट जो है होल्ड हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि जो भी सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है उसे एंड तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन दोस्तों वो तब होगा जब आप उस सेशन में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आप लोगों की रुचि रहेगी तो कोई सा भी सेशन हो दोस्तों कंटिन्यू बना रहेगा। ये सेशन अब हमने फिर से कंटिन्यू किया है क्योंकि आप लोगों की डिमांड काफी देखने को मिली है। अगर आपकी डिमांड इसी तरह बनी रही दोस्तों तो 2 से 3 अभी सेशन होंगे इसके कंटिन्यू। अगर आपकी रुचि बनी रही तो ये सब्जेक्ट जो है पूरी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक एंड ना हो जाए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो इसी भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और वो है नई औद्योगिक नीति, भारत की नई औद्योगिक नीति। उद्योगों की कमी को दूर करने के लिए भारत में एक नई नीति को लाया गया था जिसे कहा गया नई औद्योगिक नीति 1991। ओके। तो दोस्तों, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 पर डिस्कस करते हुए हम कुछ बिंदुओं पर यहां चर्चा करेंगे, जैसे व्याख्या, विशेषता, समीक्षा और निष्कर्ष। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से दोस्तों हम इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आइए जरा उन दोस्तों के लिए बात कर लें जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उसके लिए एक बेहतरीन निशुल्क प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो अब आपकी खोज समाप्त होने वाली है। हम यूट्यूब पर एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। दोस्तों, वहां पर आपकी यूपीएससी से लेकर चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जीरो से, सभी सब्जेक्टों को जीरो से स्टार्ट किया जाएगा ताकि आपको एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो दोस्तों, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्रज्ञान हिंदी की, एक बार उसको प्रज्ञान को विजिट जरूर करें अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को, बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर चुके थे अभी तक, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हम थर्ड यूनिट पर चर्चा करने जा रहे हैं, थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें थर्ड यूनिट का पहला ही टॉपिक है आज का, नई औद्योगिक नीति 1991। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की, और शुरुआत के साथ ही जरा आज जान ले कि आज के सेशन का, आज के लेक्चर का हमारा सारांश क्या है, अर्थात कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जरा एक नजर से इसको देख लेते हैं जिससे हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा कि आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की, अर्थात कि नई औद्योगिक नीति क्या है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। सेकंड में हम बात करेंगे नई औद्योगिक नीति की क्या विशेषताएं हैं, अर्थात कि इसे क्यों लाया गया, इसी क्या इसमें खासियत थी इस नई औद्योगिक नीति में जिसके कारण इसे जो है अपनाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट में हम बात करेंगे निष्कर्ष की, या कहें कि 3 में समीक्षा की। पॉइंट 3 में हम बात करेंगे समीक्षा की। समीक्षा में हम देखेंगे कि इस औद्योगिक नीति की तुलना करेंगे कि किस प्रकार से यह सफल हुई है या फिर असफल हुई है। ठीक है ना। तो सफलता के क्या पक्ष हैं और असफलता के क्या पक्ष हैं, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट में हम निष्कर्ष करते हुए इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है। 4 विशेष बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं दोस्तों, एकदम माइंड को फ्री करके बैठना। नई औद्योगिक नीति एकदम इजी है, सिंपल है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसमें ऐसे कोई विशेषता नहीं है कि जो ये हमें डिफिकल्ट लगे या हमें याद ना हो या हमें परेशान कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल, एकदम इजी टॉपिक है। बस इसको इजी लेकर पढ़िए, एकदम माइंड को फ्री करके पढ़िए, है ना। चलिए दोस्तों, बात करें औद्योगिक नीति की, तो देखिए इस औद्योगिक नीति, जैसा कि लिखा हुआ कि नई औद्योगिक नीति, सन क्या दी हुई है 1991। तो नई औद्योगिक नीति का अर्थ क्या हुआ कि इससे पहले भी उद्योगों
के लिए पहले भी कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसी पहले भी आई हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। लेकिन हर एक नीति में, हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। तो उन्हीं कमियों को दूर करते हुए धीरे धीरे उन नीतियों में सुधार किया गया, अमेंडमेंट होता चला गया, संशोधन होते चले गए और अंततः नई औद्योगिक नीति बनकर तैयार हुई, जिसे 1991 कहा गया। तो इसी प्रकार की एक औद्योगिक नीति दोस्तों भारत की आजादी के तुरंत बाद में एक औद्योगिक नीति बनकर तैयार हुई थी, जिसे कहा गया प्रथम औद्योगिक नीति 1948। ठीक है ना। तो पहली औद्योगिक नीति भारत में कब आई थी दोस्तों? तो 1948 में, भारत की आजादी के जस्ट एक साल बाद ही नई एक औद्योगिक नीति तैयार कर दी गई थी भारत के लिए, भारत के उद्योगों के विकास के लिए। ठीक है। इसके बाद में इस नीति की कुछ कमियां दूर करने के लिए, इस नीति में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इस 1948 की नीति में कुछ संशोधन किए गए। और वो संशोधन दोस्तों कब हुए थे? भारतीय संविधान के लागू होने के 6 साल बाद, अर्थात कि 1956 में, 1956 में इसमें संशोधन किए गए। ठीक। इसके तुरंत बाद में दोस्तों देश में पूंजी के अभाव को समाप्त करने के लिए या व्यापारियों की व्यवस्थित, या कहें कि व्यापार की या उद्योगों की एक संरचना, एक चेन खड़ी करने के लिए, देश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया गया। तो इसी समय में 1956 में दोस्तों जब नीति को अमेंडमेंट किया गया, अर्थात नीति में कुछ सुधार किए गए, उस समय जरूरत महसूस की सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की। ठीक है ना। देखिए, देश की परिस्थितियां जो है समय के अनुसार बदलती रहती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। 1956 का समय ऐसा था जब सरकार को ऐसा महसूस हो रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। दो प्रकार के क्षेत्र होंगे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक अर्थात कि सरकारी क्षेत्र, ठीक है ना, एक ऐसे उद्योग जिन पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार हो, है ना। वो निजी क्षेत्र जिस पर, निजी अर्थात कि प्राइवेट सेक्टर, जिस पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो, प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार हो। क्लियर है। तो सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की जो महत्ता थी या महत्वपूर्णता थी, उसकी आवश्यकता को महसूस कब किया गया? 1956 में किया गया। इसीलिए 1948 की नीति में संशोधन किया गया। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 1977 में फिर से एक नई औद्योगिक नीति आती है 1977 में, जिसमें कुटीर और लघु उद्योगों के विकास का बीड़ा उठाया गया। अर्थात कि 1977 तक आते आते सरकार को महसूस हुआ कि देश में अंग्रेजी समय में, अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश कंपनी के काल में जिस प्रकार से कुटीर और लघु उद्योगों को चोट पहुंचाई गई थी, समाप्त किया गया था, वो उद्योग आज तक खड़े नहीं हो पाए। इसलिए अब सरकार का ध्यान 1977 तक आते आते अब सरकार का ध्यान कहाँ गया? लघु और कुटीर उद्योगों पर। इसलिए लघु और कुटीर उद्योगों को खड़ा करने के लिए फिर से नई व्यवस्था की गई। ठीक है। इसके बाद में 1980 में औद्योगिक नीति में घरेलू बाजार में प्रतियोगिता बढ़ाने, तकनीकी स्तर ऊंचा करने, आधुनिकीकरण के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई। अर्थात ये कि जो लघु कुटीर उद्योगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया या घरेलू उद्योगों को जो बढ़ावा दिया गया, उन घरेलू उद्योगों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए 1980 में। क्या क्वालिटी बढ़ाने के लिए? कि भारत का जो प्रोडक्ट है या वस्तु है, जो भारतीय कारखानों में, उद्योगों में वस्तु उत्पादित हो रही है, वो वस्तु या प्रोडक्ट विदेशी बाजार में प्रतियोगिता कर पाए, विदेशी बाजार में अन्य वस्तुओं से टक्कर ले पाए, प्रतियोगिता कर पाए। इसके लिए उसकी तकनीकी का जो क्वालिटी थी ना, टेक्निकली जो क्वालिटी थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसका आधुनिकीकरण करने के लिए उसे प्राथमिकता दी गई, अर्थात इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है। लेकिन इन सभी प्रयासों के होते हुए भी देश में औद्योगिक विकास की गति आवश्यकता के अनुरूप नहीं बढ़ पाई। इन सब प्रयासों के बाद भी देश में जो उद्योगों की जो स्थिति थी, वो हमारी सोच के अनुसार डेवलप नहीं हो पाई। जितनी हम चाहते थे उतनी डेवलप हुई, परंतु इतनी डेवलप नहीं हो पाई। क्लियर है। उद्योगों पर इन व्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा, अब देखिए जरा दोस्तों,
1980 तक 1980 तक 1980 तक जितने भी सुधार किए गए, इन सभी सुधारों के बाद भी भारत के उद्योगों की स्थिति दृढ़ नहीं हो पाई, ठीक नहीं हो पाई। तो अंततः अब विचार किया गया और उस कमी को देखा गया कि ये क्या कमी रह गई है कि इतना सुधार करने के बाद भी भारत के उद्योग तीव्र गति से विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। तब वहां पर देखा गया कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों को कुछ ज्यादा ही प्राथमिकता दे रखी है। सरकार ने सभी उद्योगों पर लाइसेंस की व्यवस्था थोप रखी है, पंजीकरण की व्यवस्था थोप रखी है, जिसके कारण सरकारी कार्यालयों में जो रजिस्ट्रार्ड ऑफिस होते हैं वहां पर भयानक रूप से भ्रष्टाचार पैर पसार चुका था। ठीक है, तो उस भ्रष्टाचार पर जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक उन उद्योगों पर लाइसेंसीकरण की जो प्रथा थी, जो व्यवस्था थी, उसे समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय उद्योगों का विकास संभव नहीं है। ये महसूस किया गया सरकार के द्वारा और आगे चल करके यही कदम उठाया 1991 में। ठीक है, और जो दोस्तों फाइनली औद्योगिक नीति बनकर के आई, वो आई नई औद्योगिक नीति 1991। यहां तक तो क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योगों पर इस व्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा उद्योगों की कुशलता और विकास तकनीकी स्तर को ऊंचा करने, विश्व बाजार में ये विश्व के अन्य देशों के प्रोडक्ट से टक्कर ले सके अर्थात प्रतियोगिता कर सके, उस इतना मजबूत बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई। ठीक है, और इस नीति की घोषणा कब की गई दोस्तों, तो 24 जुलाई 1991 को। कब की गई दोस्तों, 24 जुलाई 1991 को लोकसभा में उद्योग राज्य मंत्री, समझ ध्यान दीजिए यहां पर, लोकसभा में जो इसकी घोषणा की गई थी, ये राज्य मंत्री श्री पी.जे. कुरियन के द्वारा, और राज्यसभा में, लोकसभा में किसके द्वारा, कुरियन साहब के द्वारा। और कुरियन साहब कौन थे, राज्य मंत्री थे। वहीं राज्यसभा में पी.के. थुम्बन के द्वारा इसका ऐलान अर्थात इसकी घोषणा की गई थी, इस औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति 1991 की। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो इस प्रकार से नई औद्योगिक नीति 1991 पर एक सामान्य सी चर्चा कर ली है, जिससे हमारा एक सामान्य सा माइंड में, मस्तिष्क में स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है। इससे अब हम ये अनुमान लगाने में सक्षम हो चुके हैं कि नई औद्योगिक नीति क्या थी और ये क्यों लाई गई थी। ठीक है, और किस प्रकार बनकर ये आगे चल के तैयार हुई। क्लियर है। अब इसके बाद में दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो है नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं पर। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, एक एक करके सभी को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है दोस्तों, सबसे पहली जो विशेषता है नई औद्योगिक नीति की, वो विशेषता ये रही है कि इस नीति के, इस पॉलिसी के आते ही सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया लाइसेंस व्यवस्था को रद्द करने का। लाइसेंस व्यवस्था जो अभी तक चली आ रही थी उसे समाप्त करने का। तो किस प्रकार से समाप्त किया, आइए जरा देखते हैं। 1991 की स्मृति में, या अर्थात की 1991 की इस औद्योगिक नीति में 18 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। कितने उद्योगों को छोड़कर, 18 उद्योगों को छोड़कर के लाइसेंस से मुक्त कर दिया। 1993 में 3 और उद्योग, कार्यालय, चमड़ा और रेफ्रिजरेटर को भी लाइसेंस से मुक्त कर दिया। ठीक है, तो इन सब को उद्योगों को मुक्त करने के बाद में अब केवल 15 उद्योग ही ऐसे बचे थे जो लाइसेंस प्रणाली के अंदर आते थे। 15 उद्योग मात्र, जो और वास्तविक रूप से उन्हें लाइसेंस होना ही चाहिए, जैसे कि एक बंदूक का उद्योग, ठीक है, बंदूक बनाने का उद्योग, इसके अलावा शराब का उद्योग, सिगरेट, नशीले पदार्थों का उद्योग। तो इस प्रकार के कुछ उद्योग ऐसे हैं दोस्तों जिन पर लाइसेंस व्यवस्था का होना अति आवश्यक है और सार्वजनिक क्षेत्र में बने रहना जरूरी था। ठीक है, और इन उद्योगों की लिस्ट ये सामने आपके दी गई है, इनको जरा रीड आउट आप लोग कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सभी को रटना नहीं है, सिर्फ इस तरह से याद कर लीजिएगा। मात्र 15 उद्योग ऐसे बचे हुए जिनकी स्थापना के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है सरकार से। बाकी उद्योगों के लिए कोई इतना कंपलसरी नहीं था, अर्थात लाइसेंस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, सबको लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया था।
क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, दोस्तों, तो वो है विदेशी विनियोग। क्या होता है विदेशी विनियोग? तो देखिए, विदेशी विनियोग मतलब कि एफडीआई, आप लोगों ने खुद ही सुना होगा। ठीक है, तो विदेशों से जो हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं उसी को हम एफडीआई कहते हैं। ठीक है ना। उद्योगों में जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, निवेश कराया जाता है, उसे हम एफडीआई के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, फेरा कंपनियों में विदेशी पूंजी के का जो अनुपात था, इसको आप पढ़ लीजिए, मैं समझाता हूं आप लोगों को। फेरा कंपनियों में विदेशी पूंजी अनुपात अब 40% के स्थान पर कितना कर दिया उन्होंने, 51% कर दिया। अब भारत में विदेशी पूंजी निवेश को स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं होगी। इसका अर्थ ये, फेरा कंपनी कौन सी कंपनी होती है? फेरा कंपनी क्या है दोस्तों? फेरा कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें 40% से ज्यादा निवेश विदेशों का होता है, उसे हम फेरा कंपनी कहते हैं। तो इस प्रकार की फेरा कंपनियों में विदेशों का जो निवेश था वो पहले फिक्स कर रखा था 40%। ठीक है, लेकिन इस नई औद्योगिक नीति के दौरान इस 40% को अब और आगे बढ़ा दिया है। अब विदेशी निवेश इन फेरा कंपनियों में 51% तक हो सकता है। क्लियर है, 51% तक निवेश हो सकता है इन फेरा कंपनियों में। ठीक, ये व्यवस्था की गई। इसके बाद में नेक्स्ट था विदेशी तकनीक। तो भाई, अगर भारत में जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो विदेशी बाजारों में बिकने के लिए जाएगी तो उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, उनकी रेट भी पर्याप्त होनी चाहिए और सही होना चाहिए, है ना, ताकि वो विदेशी प्रोडक्ट से टक्कर ले सके, प्रतियोगिता कर सके, है ना। तो इसी के लिए विदेशी तकनीक को भी अपनाया गया। विदेशी पूंजी निवेश को लाना और विदेशी तकनीक को अपनाना, इन दोनों को प्रोत्साहन दिया गया, इन दोनों को महत्व दिया गया। विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विदेशी तकनीक प्राप्त करना अब आवश्यक नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बात करें दोस्तों, तो वो सार्वजनिक इकाइयां जो घाटे में चल रही थी, वो सार्वजनिक अर्थात सरकारी क्षेत्र, सरकारी उद्योग जो घाटे में चल रहे थे, ऐसे उद्योगों के लिए व्यवस्था की गई इस नीति में कि ऐसे उद्योगों की देख रेख और जांच पड़ताल अब कौन करेगा? वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इनकी जांच पड़ताल करेगा। भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता के द्वारा धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है उनको प्राथमिकता भविष्य में दी जाएगी, प्राथमिकता धीरे धीरे उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, सरकार उन उद्योगों को मजबूती प्रदान करेगी जो उच्च प्राथमिकता वाले हैं या जो अच्छा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शेयर पूंजी का कुछ भाग म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थानों और सीधे निवेशकों को बेच सकेगा। मतलब ये है कि जो अधिकार अब सार्वजनिक कंपनियों के पास में थे, अब धीरे धीरे निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी ये अधिकार प्राप्त होने लगेंगे। यहां तक मैं मानता हूं क्लियर हो चुका है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्यमान पंजीकरण योजना की समाप्ति। जिस प्रकार से लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति की गई, उसी प्रकार से पंजीकरण व्यवस्था की भी समाप्ति इस नीति के द्वारा कर दी गई। औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन के संबंध में विद्यमान सभी योजनाएं समाप्त कर दी गई। अब उद्यमी अर्थात व्यापारियों को या उद्योगपतियों को नई परियोजनाओं तथा विस्तार कार्यक्रम के संबंध में एक सूचना ज्ञापन देना ही पर्याप्त होगा। अब पंजीयन की, कोई अगर नया व्यापार करना चाहता है, कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, सरकार को एक सूचना मात्र देना पर्याप्त होगा। ठीक है। इस विभिन्न प्रकार की इन कदमों को बढ़ाने से ही देश में अर्थात भारत में उद्योगों का उचित रूप से विकास हो पाया। नेक्स्ट है स्थानीयकरण की नीति। स्थानीयकरण की नीति के अंतर्गत दोस्तों कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि जिन क्षेत्रों में या जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से कम है, उन नगरों में किसी भी उद्योग के औद्योगिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी। जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से कम है, उन क्षेत्रों में आप किसी भी उद्योग की स्थापना कीजिए, वहां पर आपको लाइसेंस की या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ अपवाद है हालांकि, मान लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई सा भी उद्योग आप डाल दिए, पता चले कल से आप जाकर के एक शराब की एक वाइन शॉप डाल दें, है ना, तो ये नहीं होगा। जिस उद्योग के लिए लाइसेंस कंपलसरी है वो तो वहां पर तो लाइसेंस लगेगा, लेकिन उन उद्योगों के लिए जहां पर लाइसेंस आवश्यक नहीं है
उस प्रकार के जो उद्योग है उनमें से कोई सा भी उद्योग बिना अनुमति के भी आप इन क्षेत्रों में डाल सकते हो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 10 लाख से कम है। अब बात करें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगरों की, तो ऐसे नगरों में अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो नगर से 25 कम से कम 25 किलोमीटर का इस बीच में जो है दूरी होना चाहिए। नगर से उस आपके उद्योग की जो दूरी है दोस्तों वो कम से कम 25 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है। क्षेत्रीय विषमता कम करने के उद्देश्य से पिछड़े क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन मिलता रहेगा। जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र है, अगर कोई व्यापारी या कोई उद्योगपति ऐसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करता है तो उसे सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है लोक उपक्रमों का कामकाज। लगातार वित्तीय संकट में रहने वाले जो सार्वजनिक उपक्रम है उनकी जांच औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के द्वारा की जाएगी। छटनी जो कर्मचारी इन उद्योगों से छटनी के द्वारा निकाल दिए गए थे उनकी भी समाज वापसी या सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है दोस्तों तो आ जाइए, अब हम थर्ड पॉइंट पर मूव कर चुके हैं जिसमें हम बात करेंगे समीक्षा की। समीक्षा में मैं आपको प्रथम रूप से ही बता चुका था कि समीक्षा अर्थात कि हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर दृष्टि डालनी है। समीक्षा का अर्थ यही होता है भाई पहले तारीफ करो और बाद में उसकी आलोचना करो। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसकी सफलताओं को देखेंगे कि औद्योगिक नीति जो 1991 में औद्योगिक नीति आई है इसकी सफलता कितनी रही है और इसकी असफलताएं क्या रही है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले सफलताओं की बात कर लें दोस्तों। सफलताओं के लिए 5 विशेष पॉइंटों पर फोकस करेंगे। आइए डायरेक्ट अंदर चल के ही इसको समझते हैं। चलिए, औद्योगिक विकास, सबसे पहली जो सफलता इसकी रही है दोस्तों वो रही है औद्योगिक विकास की, कि इसके माध्यम से उद्योगों का विकास हुआ है। नई औद्योगिक नीति के आने से उद्योगों का काफी विकास हुआ है। भारत वस्तुओं का पहले सिर्फ आयात करता था लेकिन अब आयात करने के स्थान पर भारत अब निर्यात करने लगा है, अर्थात भारत में इतनी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है कि अब भारत अपने प्रोडक्ट खुद विदेशों को बेचने लग गया है। ठीक है। जहां की पहले खरीदता था लेकिन अब बेचने लग गया है, इतने प्रोडक्ट बनाने लगा है। नेक्स्ट है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। तो जिन लघु और कुटीर उद्योगों का कुछ समय पहले अर्थात कि ब्रिटिश काल में समाप्त कर दिए गए थे, उनके महत्व को नकार दिया गया था और उनके धीरे धीरे चोट पहुंचाकर उन्हें लगभग समाप्त कर दिया गया था। उन कुटीर उद्योग धंधों को काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। लघु कुटीर उद्योग धंधों को काफी विकास हुआ। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्हीं लघु और कुटीर उद्योग धंधों का एक विशेष महत्व और विशेष योगदान है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। तो 1950 के बाद की अगर दोस्तों हम बात करें 1950 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है। कब? 1950 के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से। कैसे पता लगाएंगे? देखिए 1960 और 61 में भारत के केंद्रीय सरकार के मात्र 48 उपकरण थे, 48 ओनली उद्योग थे जो जिनमें 953 करोड़ रुपए मात्र लगे हुए थे। कितने उद्योग थे दोस्तों? कितने उपकरण थे? 48 उपकरण, 48 उपकरण थे जिसमें 953 करोड़ रुपए लगे हुए थे, इन्वेस्ट हुए थे। वहीं 1991-92 की अगर दोस्तों हम बात करें, 1991 से 1992 तक की अगर हम बात करें तो इस समय सरकार के पास उपक्रम 246 थे। 48 से बढ़कर के कितने हो गए? 246 उपक्रम हो गए। और इन 246 उपक्रमों में जो सरकार का निवेश था दोस्तों वो 1,35,871 करोड़ रुपए हो चुका था। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नई औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का भी विकास हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करें क्षेत्रीय असमानता में कमी। क्षेत्रीय असमानता में कमी, तो जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं ही की थी कि जो क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अगर ऐसे क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, उद्योगपति अगर ऐसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करता है तो उसे सरकार के द्वारा विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। औद्योगिक नीति 1991 के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिली है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए गए जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। क्लियर है। विदेशी उपक्रमों की स्थापना, तो भारत में कई उपक्रम विदेशी
विदेशों की सहायता से स्थापित किए गए। 1951 में 1951 में जहां 81 विदेशी उपक्रम थे, वहीं वर्तमान में 6000 से भी ज्यादा विदेशी उपक्रम स्थापित हो चुके हैं, जिन्होंने भारत के उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, काफी हो गई प्रशंसा, काफी हो गई तारीफ, अब थोड़ी सी आलोचना भी कर लेते हैं जिससे हमारा भी संतुलन बन जाए, है ना। असफलताओं की दोस्तों बात करें तो 4 बिंदुओं के माध्यम से इसकी असफलताओं पर दृष्टि डालेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता, बड़े घरानों को लाभ प्राप्त हुआ है, विदेशी पूंजी से हानि हुई है और क्षेत्रीय असमानता में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होता चले। सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता, इसके माध्यम से क्या कहा गया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अकेले केंद्रीय सरकार के उपक्रमों में 13,05,871 करोड़ रुपए निवेश किए गए। क्या कहा गया दोस्तों, यहां पर केंद्र सरकार के जो उपक्रम थे उनमें 13,05,871 करोड़ रुपए निवेश किए गए, लेकिन वह सामान्य औसत लाभ देने में भी समर्थ नहीं है। अब देखिए जरा, देश की बहुत बड़ी पूंजी 13,05,871 करोड़ रुपए ऐसे उद्योगों में फंसे पड़े हैं जहां से लगभग उनके लागत भी नहीं निकल रही, ऐसा मान सकते हो आप। एक औसत लाभ भी नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसे उद्योगों में ये पैसे फंसे पड़े हैं। उनमें प्रशासनिक अकुशलता है। क्या है उन उद्योगों में? उन उद्योगों से क्यों इनकम नहीं हो रही है? क्योंकि प्रशासनिक अकुशलता है। सरकारी कार्यालय है तो वह भ्रष्टाचार विद्यमान है, बेईमानी का बोलबाला है, सरकारी संपत्ति और धन का पूरी तरह से भरपूर पूरी इच्छा से यहाँ दुरुपयोग किया जाता है। इस कारण से ये सरकारी उपक्रम जो है लाभ प्रदान नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो बड़े घरानों को लाभ। तो दोस्तों 1991 की इस औद्योगिक नीति से सिर्फ बड़े घरानों को ही लाभ हो रहा है। उनका आर्थिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है, अर्थात कि जो उद्योगपति जो अमीर है वो और अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है उसका शोषण हो रहा है, वो और गरीब होता जा रहा है। तो इस नीति के कारण अमीर और अमीर बना, इससे आर्थिक केंद्रीकरण हुआ है। आर्थिक केंद्रीकरण मतलब कि पैसा एकत्रीकृत हुआ है, एकत्रीकरण हुआ पैसे का उद्योगपतियों के पास में। उनकी संपत्तियां अर्थात उद्योगपतियों की संपत्तियां लगातार बढ़ रही है और जनता का शोषण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी पूंजी से भी हानि हुई है। भाई भारत में कई उपक्रम जो है विदेशों की सहायता से लगाए गए। अब जब विदेश कोई सहायता प्रदान करेगा तो उसकी एवज में उसे भी तो बेनिफिट चाहिए ना, उसे भी तो लाभ का कुछ हिस्सा चाहिए। तो उस लाभ के हिस्से के रूप में ही करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियों को चले जाते हैं, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा कोष में कमी होती जा रही है। विदेशी मुद्रा कोष में कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय असमानता में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप कुछ उद्योग ऐसे स्थानों पर स्थापित जरूर किए गए जहां पर पहले से कोई उद्योग नहीं थे। लेकिन इस बात में एक और सच्चाई ये भी है दोस्तों, अगर कोई उद्योग ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहां पहले से कोई उद्योग नहीं है, तो सोचिए उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी व्यवस्थाएं, उसकी लेबर, हर एक प्रकार से उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। उसे कोई सी भी वस्तु, आवश्यकता की कोई सी भी वस्तु उस उद्योग को आसानी से वहां प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक उद्योग को किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए कई सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है और ऐसी वस्तुओं को मंगवाने में काफी ज्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है उन कंपनियों को। तो इस प्रकार से भी इन कंपनियों ने यहाँ ज्यादा रुचि नहीं दिखाई और इस प्रकार से यहाँ पर भी इन क्षेत्रों की जो असमानता है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो सफलता और असफलता दोनों पर चर्चा की है। लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है वो है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष रूप अर्थात अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि जितनी हमने तारीफ की है नई औद्योगिक नीति की, उतनी हम आलोचना नहीं कर पाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आलोचना है ना, वो सिर्फ आलोचना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आलोचना है। जो असफलताओं की हमने बात की है वो इस पक्ष की, इस पॉइंट की एकमात्र आलोचना से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
बल्कि अगर वास्तविकता अगर देखी जाए तो इस नई औद्योगिक नीति से देश को काफी ज्यादा लाभ हुआ है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता की बात है, तो दोस्तों इसका जो उत्तरदायित्व है वो सरकार को जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है अपनी कुशलता प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है या लाभ नहीं दे पा रहा है, तो इसका कारण कौन है? उद्योग नहीं है बल्कि सरकार है, क्योंकि सरकार उसका संचालन ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। सरकार उन उद्योगों में विद्यमान भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पा रही है, बेईमानी को समाप्त नहीं कर पा रही है। इसके लिए उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ सरकार है। ठीक है, यदि उनको सरकार उचित प्रकार से संचालित करे और नीतियों के अनुसार चलाए, तो ऐसे जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सार्वजनिक उद्योग है, वो भी लाभ दे सकते हैं। ठीक है ना। तो वैसे उन सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है और अब निजी क्षेत्र अनेक उद्योगों में एकाधिकारी ना होकर प्रतियोगी व पूरक होते जा रहे हैं। अर्थात ये कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है उनका तो विकास हुआ है, विस्तार हुआ ही है, साथ ही साथ में अब निजी क्षेत्र के जो उद्योग है उनकी भी अब भूमिका हमारे इकोनॉमी में, हमारे बजट में इनकी भूमिका भी अब काफी बढ़ती जा रही है। इनका अब निजी क्षेत्र की कंपनियों का एकाधिकार समाप्त हो गया है, बल्कि अब वो एक दूसरे की पूरक बनती जा रही है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये नई औद्योगिक नीति 1991 वाला जो कंसेप्ट था, जो टॉपिक था, वो कंप्लीट होता है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन हम लेकर आएंगे सार्वजनिक और निजी उपक्रम पर। ठीक है ना। आज काफी बात की हमने, सार्वजनिक उपक्रम क्या है, निजी उपक्रम है ना, सार्वजनिक और निजी। तो थोड़ा सा इसको विस्तार से भी समझेंगे, क्या सार्वजनिक कंपनियां एक्चुअल में क्या होती है और निजी कंपनियां क्या होती है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक और निजी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जाएं उससे पहले फिर से आपको एक बार याद दिला दे, जो छात्र पहली बार आए हैं विशेष करके ध्यान दे कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप तैयार कर दिया गया है, इसको ज्वाइन करें। सभी जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं, लेक्चर की, सभी लेक्चरों की लिंक सबसे पहले यहीं अपलोड की जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो अपडेट होते हैं आपकी स्टडी से संबंधित, वो सबके सब टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।